Hi students, in the last class already we have discussed about the force acting between two charges. So when the point charges are placed at certain distance apart, we use Coulomb's law to find out the force acting between them. If similar charges, then repulsion; if opposite charges, then attraction. So in that concepts we already discussed about Coulomb's law in vector form also, right? तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि अगर दो चार्जेस नहीं है, बहुत सारे चार्जेस है, तो जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकुलर चार्ज बॉडी वो कितना होगा, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या बोलता है कि अगर बहुत सारे इंटरएक्टिंग चार्जेस है और एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर हमें फोर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज बॉडी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म. सो दैट विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दोज फोर्सेस बाय यूजिंग द वेक्टर कांसेप्ट. समझ में आ गया आपको? तो आज वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका कोई क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, वेक्टर कॉन्सेप्ट लेके कैसे हम रिजल्टेंट निकालेंगे. और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, ये आज पढ़ेंगे. तो आज की क्लास में हम इतना कवर करेंगे, ठीक है. तो पहले आ जाओ आप, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है, सपोज अब देखो हम बोलते हैं अगर इधर एक कोई चार्ज है, ठीक है, इधर कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज है, ऐसे करके बहुत सारे चार्जेस सपोज है, तो मैं इसको लिखता हूं सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये Q4 है, ठीक है, और ये Q5 है. अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल Q5, सो इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज बॉडी due to many interacting charges is equal to the vector sum of the forces acting on this charge body due to all other charges, right? So this is vector sum. So first you find out here, suppose here this is Q1 Q5, so this force, so force acting on Q5 due to Q1, तो ये सपोज इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है. तो इसका नाम मैं लिखूंगा F51, राइट. सिमिलरली Q2 को अगर बात करते हो, वो अगर ऐसे अप्लाई करते हैं तो इसको हम लिखेंगे Q52. सिमिलरली अगर हम Q4 की बारे में बात करते हैं तो सपोज Q4 वाला ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो दिस इज सपोज F54. सिमिलरली अगर आप Q3 के बारे में बात करते हो तो सपोज ये Q3, ये ऐसे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये Q3 है, तो इस डायरेक्शन में आपका Q3 अप्लाई हो रहा है, सो दैट इज योर F53. समझ में आ गया आपको? सो इससे हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 5 होगा वो क्या होगा ना, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज 5 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स ऑन 5 ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू चार्ज 2, सिमिलरली फोर्स ऑन 5 ड्यू टू चार्ज 3 एंड फोर्स ऑन 5 ड्यू टू चार्ज 4. समझ में आ गया? सो दिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम अप्लाई करते हैं, इसमें जैसे एक चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज जो फोर्स अप्लाई करता है, उधर भी तो एक चार्ज है, उधर भी एक चार्ज है, बट दे आर नॉट interacting, they are not affecting the nature of or the magnitude of the force which is acting on that particular charge due to a individual charge. ये हमारे दिमाग में होना चाहिए. तो इसको मैं अभी वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं. कभी कभी आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछता है कि derive an expression for the net force acting on a charge body by applying principle of superposition in terms of its position vector. तो आप इसको देखो हम कैसे करेंगे. तो सपोज पोजीशन वेक्टर मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये सिस्टम में मैं सपोज इधर Q1 लिखता हूं, इधर Q2 है, इधर Q3 है, ठीक है, और इधर Q4 है सपोज. तो अगर अभी मैं देखो मुझे अगर चाहिए कि ये Q1 के ऊपर फोर्स चाहिए,
नेट फोर्स। तो आप देखो इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे फोर्स के लिए क्या चाहिए, आपका डिस्टेंस चाहिए और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चाहिए। तो ये Q1 है, सपोज ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। और आपको आइडिया है जो ओरिजिन से जो वेक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो R1 का हम R1 लिखेंगे, R2 का पोजीशन वेक्टर जैसे Q2 का R2, Q3 का R3 एंड Q4 का सपोज R4। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। तो अभी अगर मुझे ये चीज चाहिए कि नेट फोर्स इधर, तो पहले ड्यू टू दिस फोर्स होगा, तो इसको मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको देखो जैसे Q3 का, तो Q3 का ये भी फोर्स होगा, तो सपोज इसको मैं लिखता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3। सिमिलरली Q4 का भी होगा, तो Q4 का आप ले लो, जैसे Q4 का भी हम लेना चाह रहे हैं तो Q4 को हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये Q4 से सपोज ये होगा ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज योर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो आपको समझ में आ गया। तो सारे डिस्टेंस जब समझ में आ गया, अब देखो मुझे अगर चाहिए कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो F12 इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो F12 का मतलब ये वाला डिस्टेंस है, तो डायरेक्शन इधर मतलब 2 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन ये देखो ये R12 के बीच में डिस्टेंस है, तो R12 स्क्वायर कर दिया। और आपको पता है जब हम डायरेक्शन लिखते हैं, जब इसको वेक्टर लिखते हैं तो क्या करते हैं हम, वेक्टर में हम नॉर्मली इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है। तो आपको मैंने एक बार बताया भी था, जैसे ये R1 ये R2 है, तो ये वाला वेक्टर हो गया R21। तो इसको आप देखो, ये हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पुट करके हम बता सकते हैं कि R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। तो R21 क्या होगा मेरा, ये मेरा देखो R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे करके R21 डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो R21 के बदले आप क्या लिख सकते हो, R1 माइनस R2, ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो इसको कैप दे देंगे। समझ में आ गया आपको। तो कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर मैं F13 लिखूं तो F13 क्या होगा, आप बताओ। देखो F13 मतलब होगा K Q1 Q3, ठीक है, अपन R13 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको R31 कैप हो जाएगा। सिमिलरली F14 अगर लिखेंगे तो F14 आपका क्या हो जाएगा, सो F14 विल बी इक्वल टू K Q1 Q4 अपन R14, इसका स्क्वायर हो जाएगा और R41 का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इसमें पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सो आई विल बी गेटिंग दिस वन एज योर total F1 will be equal to, this will be force due to charge 2 plus force due to charge 3 plus force due to charge 4. So like that we can have n number of charges also. तो इसको वेक्टर फॉर्म में जब मैं लिखता हूं तो ये सारे देखो आपका K Q1 तो आपका कॉमन है, ठीक है, बाकी Q2 Q3 Q4 ऐसे करके आपका चलेगा। तो इसको अगर आप जनरल लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, K आपका बाहर चला गया, तो जनरल लिखोगे तो इसको हम समेशन कर सकते हैं। और समेशन हम कहां से करेंगे ना, QI QJ में लिख दिया, ठीक है, और ये जो I है का वैल्यू है ये इज नॉट इक्वल टू J, और ये 1 से लेके n नंबर तक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं RIJ का स्क्वायर है, और इसको वेक्टर फॉर्म करने के लिए मैं RJI करके यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज वन वे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस इन टर्म्स ऑफ इट्स दैट इज पोजीशन वेक्टर्स। इसको अगर दूसरे तरीके से भी आप करना चाहते हो तो ये वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सो दिस विल बी इक्वल टू K, देखो ये जो समेशन होगा QI QJ, ठीक है, इसको आप ये जो डिस्टेंस है ना इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस आपका क्या होगा R, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर यूनिट वेक्टर है, अगर मैं इसको वेक्टर लिखूंगा तो ये क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RIJ क्यूब और दिस विल बी द वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर आपका क्या होगा, आपको पता है ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा RI माइनस IJ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी RI माइनस RJ, तो ये आप ऑलरेडी पढ़े हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन टर्म्स ऑफ योर पोजीशन वेक्टर। ये चीज आपको समझ में आ गया, ओके। नाउ
अब देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, ठीक है। लेट अस सी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। तो व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे कोई भी एक चार्ज बॉडी है, सपोज ये क्यू है, तो इसके चारों तरफ जो रीजियन है, कोई भी स्पेस है, जहां पे अगर आप कोई दूसरा चार्ज बॉडी लाते हो, सपोज में क्यू नॉट, इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइप का जो हम नोटेशन करते हैं इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और ये हमारा सोर्स चार्ज होता है, मतलब जिसके लिए ये चीज हो रहा है। तो अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज इधर लाता हूं, सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। तो इस जो रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दिस रीजन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया आपको? तो अगर हमें डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज where if any other charge body is brought, it will experience a force of attraction or repulsion. समझ में आ गया आपको? So this is known as electric field and this is a qualitative idea. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मैं अगर इधर रहूं, मैं अगर इधर रहूं, इधर रहूं, so the electric field जो the nature of the जो magnitude of the force experience करेगा टेस्ट चार्ज, वो वेरी करेगा। तो इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब कि हाउ दैट ए चार्ज अनदर चार्ज पार्टिकल इज बिहेविंग इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको समझ में आ गया? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नेक्स्ट विल गो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो नाउ यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। What is your इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है। तो जैसे मैंने एक सोर्स चार्ज रखा, सपोज मैंने एक चार्ज इधर रखा Q, तो ये मेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सोर्स चार्ज हो गया। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P, तो ये जो डिस्टेंस होगा मुझे चाहिए, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसको हम E में लिखते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मली क्या होता है ना, इट इज डिफाइंड एज ए पर्टिकुलर पॉइंट एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। आपको समझ में आ गया? मतलब ये सोर्स चार्ज है, तो इधर अगर मैं एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ गया? सो इसका जो फॉर्मूला होता है F अपॉन Q नॉट होगा, दैट मींस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर इसका एसआई सिस्टम में मैं पूछूं आपको व्हाट इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसका फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है सर, न्यूटन पर कूलम। अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्स का क्या होता है mlt-2, और क्यू नॉट का क्या होगा at, क्यू आपको पता है करंट इनटू टाइम। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा ml, ये देखो t-3 हो जाएगा और a-1 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ योर E, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम डेरिवेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आप देखो सपोज लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q एंड ए पॉइंट P which is at a distance of r from the source charge, where we need to find out the electric field इंटेंसिटी। तो आप देखो हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स कहां पे होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो मैं निकाल सकता हूं, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, F क्या होता है K प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q नॉट बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दिस इज r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज और बिटवीन दिस टू चार्जेस,
राइट। तो अगर मैं अभी आपको बताऊं कि व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो इन दिस केस व्हाट इज योर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज योर क्यू नॉट। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं, सो दिस विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। तो k के बदले आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो और ये q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर डायरेक्शन आपको लिखना है तो इसमें r यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आइडिया हो गया। अब देखो, अगर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, डायरेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से आपको बताया हुआ है कि जब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा ना, द डायरेक्शन इन which a unit positive charge will move when placed at that point, right, when it is free to do so, मतलब अगर कोई इधर देखो, इधर अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसका इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, क्या एज्यूम करना है, आपको एज्यूम करना है कि इधर सपोज मैंने एक प्लस पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये अगर प्लस क्यू है तो ये इसको क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर रखोगे, ये कहां जाएगा, इधर जाएगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफी डाउट रहता है, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लो। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है तो आप देखो ड्यू टू द चार्ज जो नियर बाय है जिसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो उसके प्रेजेंस में इधर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो द डायरेक्शन इन व्हिच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपको समझ में आ गया, राइट। अब हम चलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हुआ, ठीक है। अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो क्या होगा, तो उसमें भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने से आपको क्या क्या मिल जाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट, ये क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, राइट, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज n। सो ये वेक्टर सम होगा। सो दिस इज ऑल्सो योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया आपको। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम फोर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हम 2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जो हमें अच्छी तरह देख लेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं तो उसके बेस्ट कोई भी क्वेश्चंस हम करते हैं। जो देखो, अब एक क्वेश्चन देखो, 2 point charges 4 microcoulomb and 1 microcoulomb are separated by 2 meter in air. Find the point on the line joining the charges at which E of the system will be 0. तो अभी मुझे क्या करना है, 4 माइक्रोकूलम और जो कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, ठीक है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो 0 मुझे दिखाना है, ठीक है। तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप देखो, पहला चीज क्या है, 4 माइक्रोकूलम है, तो ये सपोज आपका 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है। और ये आपका सपोज कितना दिया हुआ है, 1 माइक्रोकूलम। सो दिस इज 4 माइक्रोकूलम एंड दिस इज 1 माइक्रोकूलम, राइट। इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है,
2 मीटर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर, तो मैंने इसको डिस्टेंस ले लिया 2 मीटर, राइट। अब क्या बोल रहा है कि ये एआर में रखा है, ठीक है, तो बोल रहा है कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, तो सपोज मैं इस पॉइंट को इधर ले लेता हूं, मैं सोचता हूं इस पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो आप देखो ड्यू टू दिस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इसको मैंने सपोज Q1 लिख लिया, इसको मैंने Q2 लिख लिया, ठीक है, तो P पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज 1, ये किस डायरेक्शन होगा, ये भी पॉजिटिव, तो इधर मुझे एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैंने इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो E1 आपका इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया ये चीज। सेकंड केस में देखो, अगर इसके लिए हम देखते हैं तो E2 कौन सा डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो हम बोलते हैं नेट फोर्स इज 0, तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब होगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कब होता है, जब देखो एक इधर टू ऑपोजिट, तो वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस द रिजल्टेंट विल बी 0, तो इसका मतलब आपको E1 एंड E2 बराबर होना चाहिए, तो फाइंड आउट द पोजीशन वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, हमें कंडीशन इधर क्या मिलेगा, हियर E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है, तो अब इसका वैल्यू आप पुट कर दो, E1 क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1, तो अभी हमने प्रीवियस डेरिवेशन में पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, दैट इज ए पॉइंट चार्ज, तो ये क्या होता है KQ/R² हमने पढ़ा था, तो K × 4/R²। अब देखो ये डिस्टेंस तुम क्या लोगे, टोटल डिस्टेंस 2 है, तो सपोज आप इस डिस्टेंस को R ले लेते हो, इस डिस्टेंस को R ले लेते हो, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 2 - R हो जाएगा, ठीक है, 2 - R हो जाएगा, तो अगर मैं E1 निकालता हूं तो मेरा ये R² होगा, और E2 के बदले हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस, तो 2 - R, तो मैं इसको लिख दूं K × देखो कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम बाय R² मतलब 2 - R का स्क्वायर, राइट, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें देखो मैंने माइक्रोकूलम है, मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये दोनों साइड में होते हैं ना, तो कट हो जाएंगे, ठीक है, इसमें यूनिट का फर्क नहीं पड़ता, के कट हो गया, तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या हुआ मुझे ना R² इज इक्वल टू 4 × दिस, इसको a - b का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है, तो अदरवाइज क्या है हम इसको स्क्वायर रूट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे 2 - R का स्क्वायर है, तो दोनों साइड आप स्क्वायर रूट कर दो, तो R इज इक्वल टू 2 × 2 - R हो जाएगा, ठीक है, तो इसको 4 - 2R हो जाएगा, तो आप अगर लोगे तो ये 3R इज इक्वल टू 4 हो गया, सो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, समझ में आ गया आपको, 4/3 का मतलब 1.33 करके होगा, मतलब ये जो R का वैल्यू है ये 1.33 मीटर आपका हो गया, ठीक है, दिस R वैल्यू इज 1.33 मीटर, तो अभी मेरा आंसर क्या होगा ना, द पॉइंट which is at a distance of 4/3 meter from the charge 4 microcoulomb, at that point the net electric field intensity will be 0, तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम बोलते हैं, तो इसको आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है इक्विलिब्रियम या स्टेबल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, तो हम क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के उनका जो वेक्टर सम होगा उसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं हम, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम इंटरेक्ट विथ ए थर्ड चार्ज 3 माइक्रोकूलम एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो देखो इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो डायग्राम आपका क्या दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है आपका, और ये सेंटर से एक चार्ज दिया हुआ है 3, तो ये एक दिया हुआ है और ये वाला आपको दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 2 इक्वल चार्जेस, इक्वल जो है पॉजिटिव चार्जेस, इसमें भी 2 माइक्रोकूलम है और ये भी आपका 2 माइक्रोकूलम है, और इधर जो है ये 3 माइक्रोकूलम है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और इस डायग्राम में इसने दिया हुआ है ऑलरेडी कि ये 3 मीटर और 4 मीटर है, मतलब क्या क्या आपको गिवन है, ये डिस्टेंस आपको 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको आपको 3 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है। तो
तो हमें अभी फाइंड आउट करना है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले देखो ये 2 है ये 3 है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखते हैं, देखो इसको मैं अगर Q1 लिखता हूं, इसको Q2 लिखता हूं, इसको मैं Q3 लिखता हूं, तो ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है 3 के ऊपर ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको इस चीज को आप देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, तो हम इसको लिखेंगे F3 के ऊपर ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर हो गया। अब मुझे ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द वेक्टर कांसेप्ट। तो अभी आप देख लो, ये चीज को अगर अच्छी तरह आप देखोगे, ये वाला जो है और ये वाला जो है ये दोनों सेम होंगे, तो सेम होने से ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो ये 5 मीटर हो जाएगा और ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पुट कर दिया, राइट। तो अभी देखो इसका जो रिजल्टेंट आप निकालोगे, इसको आप कैसे निकालोगे, देखो इसको वेक्टर मेथड में करना पड़ेगा। तो वेक्टर मेथड में आपका कैसे बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह देखो, वेक्टर मेथड में हम कैसे कर सकते हैं ना, इनको रिजॉल्विंग इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, सिमिलरली ये एंगल अगर थीटा है ये भी थीटा है, ये दोनों सेम होगा क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है और ये सेंटर से गया हुआ है। ठीक है, तो ये आइसोलेशन वाला ट्राइंगल आपका बन रहा है, तो ये अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी देखो मैं ये दोनों को ना रिजॉल्व करूंगा इनटू देयर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले देखो मैं F31 को सपोज करता हूं, F31, तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो F31 अगर ये एंगल है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, तो मैं इधर लिख सकता हूं F31 cos थीटा और इधर मैं लिखूं F31 sin थीटा, राइट। सिमिलरली अगर आप दूसरे चीज को देखो, ये F32 को अगर करते हैं तो ये एंगल है तो इसके हिसाब से ये इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो दिस इज F32 cos थीटा। और इधर देखोगे ऊपर तो ये हो जाएगा F32 sin थीटा, राइट। तो अगर आप इसको अच्छी तरह देखो, सो वी हैव रिजॉल्व्ड द वेक्टर्स F32 and F31 into their rectangular components। अब जब डिस्टेंस दोनों का सेम है तो हमें पहले से ही पता है F31 और F32 जो है इनका जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो मैं सीधा लिख सकता हूं F31 F32 और ये cos थीटा। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एट पॉइंट दिस P दैट इज F3। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा F31 प्लस F32, बट इनका मैंने देखा जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो ये कैंसिल टू ईच अदर हो जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा हमारा F31 cos थीटा और F32 cos थीटा। सो टोटल दिस विल बी इक्वल टू, मैंने 2 F31 cos थीटा लिख दिया। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों cos थीटा था तो मैंने कर दिया। और मुझे वैल्यू निकालना है, सो 2 इंटू फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में इक्वल है तो मैंने इक्वल कर दिया था, तो ये K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो K के बदले मैंने क्या पुट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका क्या है Q1 Q2 2 माइक्रोकूलम इंटू और कितना है ये वाला 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, 3 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई R स्क्वायर, R कितना है 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू cos थीटा। cos थीटा कितना होगा बताओ, देखो ये अगर ट्राइंगल आप लेते हो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये वाला देखो एंगल है तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपका P हो गया। सो इसमें अगर आप cos थीटा का वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो सो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा आपको क्या मिलेगा, देखो cos थीटा का फॉर्मूला B/H होता है, तो इधर बेस क्या है आपका 4 और H क्या है 5, सो दिस इज 4/5। ठीक है, तो इसमें हम पुट कर देंगे 4/5। तो अभी सबका वैल्यू पुट करके इसको आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये हो जाएगा 236 इंटू 10 टू द पावर -12 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 25 और इधर ये होगा 4/5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो देखो जैसे कटिंग फटिंग होगा तो टोटल जब करोगे ये 18 ये 6 हो जाएगा, कटिंग तो किसी में नहीं हो रहा है, तो 18 6 ये 108 बाई 125 इंटू ये कितना हो जाएगा और एक 4 भी था। ठीक है,
और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 432। ठीक है, 432/125, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सो द वैल्यू विल कम एट 3 पॉइंट, और ये 375 तो 25 ऐसे करके, सो दिस विल कम एज 3.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, 3.5 इंटू 10⁻³ और ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आपको अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा, क्योंकि रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में है। सो योर F3 डायरेक्शन विल बी दिस वन, राइट। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, along PX। अगर मैंने लिखता हूं तो द डायरेक्शन विल बी along PX। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दिस इज द वे, वेरी सिंपल एग्जांपल टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आप ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये वेक्टर कांसेप्ट से आया हुआ है, तो आपको वेक्टर कांसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। तो आपको ऑलरेडी पता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे दो वेक्टर है, अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाते हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है जो बड़ा वेक्टर होगा उसी के डायरेक्शन में होगा और सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर दो वेक्टर एंगल में है, जैसे कोई एंगल में है, तो एंगल में होने से क्या होगा, उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट होता है रिजल्टेंट। अगर इनमें से न होके कोई भी 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जैसे अभी हम इधर किए। तो सारे वेक्टर को आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में करके उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दो, फिर जो रिजल्टेंट x एक्सिस रिजल्टेंट y एक्सिस कंपोनेंट निकाल के आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू यू। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, और कुछ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।